नमस्कार दोस्तों, आज का माइबन फॉर्मर एकांतिक चर्चा में सबको स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है आरके क्या है। एक दोस्त ने सवाल किया है, तो आप अभी इसका आंसर सुन लो। तो आरके माइबन फॉर्मर का वॉल कंपोनेंट है, ठीक है। तो माइबन फॉर्मर में 4 कंपोनेंट है, वॉल कंपोनेंट, बीम कंपोनेंट, स्लैब कंपोनेंट, अदर्स कंपोनेंट। तो इसमें से वॉल कंपोनेंट है आरके। हम लोग माइबन फॉर्मेट में जो वॉल पैनल यूज करते हैं, तो वॉल पैनल का बॉटम में लगता है आरके, ठीक है। आरके वॉल पैनल का बॉटम में लगता है। आरके फिक्सिंग करने के लिए आपको वॉल पैनल के साथ तो नट, बोल्ट और स्प्रिंग वॉशर का जरूरत होता है, ठीक है। तो इसमें जो नट बोल्ट का साइज होता है तो 16 mm बाय 40 mm, 16 mm बाय 30 mm ये नट बोल्ट यूज होता है। अरे नट बोल्ट खोलने के लिए और लगाने के लिए आपको स्पैनर का जरूरत होता है। 24-26 का स्पैनर का जरूरत होता है। एडजस्टेबल स्पैनर से भी आप फिक्सिंग कर सकते हो, खोल भी सकते हो, ठीक है। तो आरके जनरली पैनल का बॉटम में, वॉल पैनल का बॉटम में फिक्सिंग किया जाता है, ठीक है। तो आरके किसके लिए फिक्सिंग किया जाता है आप लोग सुन लो। हम लोग जो बड़ा वर्टिकल पैनल लगाते हैं माइबन फॉर्मेट में 2 मीटर 50 का, 2400 का, वो वॉल पैनल को हम लोग इजीली डिसैटरिंग करने के लिए आरके लगाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है वॉल पैनल को प्रोटेक्ट करने के लिए डैमेजेस से। हम लोग अगर कास्टिंग करते हैं ना बिना आरके का, तो वॉल पैनल को जब डिसैटरिंग करेंगे तब वॉल पैनल को चिपिंग करके डिसैटरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि कंक्रीट स्लैरी निकलता है, ठीक है, पैनल का बॉटम से। वहाँ पे आरके रहेगा तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, इजीली रिमूव कर सकते हैं हम, ओके। इसके लिए हम लोग आरके यूज करते हैं पैनल को डैमेजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए और इजीली डिसैटरिंग करने के लिए। इसके बाद हम लोग पैनल को एक प्रॉपर लोकेशन में रखने के लिए आरके यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे रीजन है आरके यूज करने का, ओके। आरके का अभी साइज बता देते हैं आप लोग। हम लोग माइबन फॉर्मर साइड पे जो आरके यूज करते उसका कुछ स्टैंडर्ड साइज है, जैसा 50 आरके 600, 50 आरके 500, 50 आरके 400, ऐसा आरके देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे 50 आरके 600 मतलब आरके का जो विड्थ रहेगा वो 50 mm रहेगा और लेंथ में रहेगा 600 mm, मतलब 600 का पैनल का नीचे लगने वाला है आरके। 50 आरके 500, तो 500 का पैनल का नीचे लगने वाला है आरके। आरके का विड्थ कितना रहेगा 50 mm। तो आरके का स्टैंडर्ड विड्थ होता है 50 mm, 50 mm, ठीक है। ये आरके आपको देखने के लिए मिलेगा बेडरूम, हॉल रूम का पैनल का नीचे, ये आरके देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपका 100 आरके 500 mm, 100 आरके 150 mm ऐसा होता है ना। मतलब 500 का पैनल का नीचे लगने वाला है और 150 का पैनल का नीचे लगने वाला है। यहाँ पे आरके का विड्थ 100 mm, 75 आरके 500 mm, 75 आरके 300 mm, मतलब यहाँ पे 500 mm पैनल का नीचे लगने वाला है 75 का आरके और 300 mm पैनल का नीचे लगने वाला है 75 का आरके। देखो 100 mm विद आरके और 75 mm विद आरके, ये आरके यूज होता है आपका किचन और बैल्कनी में, ठीक है। तो आपका बेडरूम में जो आरके यूज होता है उसका विड्थ होता है 50 mm और किचन और बैल्कनी में जो आरके यूज होता है ओ उसका विड्थ होता है 100 mm और 75 mm, ओके। जनरली ये आरके का डिजाइन जो होता है ना वो बिल्डिंग का डिजाइन जैसा रहता है उसी का हिसाब से रहता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड आरके का साइज बता दिया।
50 mm विथ का आरके होता है, 100 mm विथ का आरके होता है और 75 mm विथ का आरके होता है। और कुछ स्पेशल आरके भी होता है, जहाँ पे स्पेशल स्लैब रहता है ना, वहाँ पे स्पेशल आरके भी लगता है। स्पेशल आरके का सिंबल ऐसे रहता है SPL1RK01, ठीक है। वहाँ पे स्लैब अप डाउन रहता है, इसके लिए स्पेशल आरके यूज होता है। ओके, तो अभी आप लोग समझ गए होंगे आरके कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। आरके जनरली वर्टिकल जो वॉल पैनल रहता है, वर्टिकल वॉल पैनल का बॉटम में यूज होता है। ओके, अभी आप लोग को बता देते आरके का होलिंग क्या रहता है। तो आरके का होलिंग ऐसा रहता है, पैनल का बॉटम रेल का जो होलिंग रहता है उसी के अकॉर्डिंग आरके में होलिंग रहता है। जैसा 50-100 ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। 50-100 डिस्टेंस में इसका होलिंग रहता है। ओके, अभी आरके का आपको सेक्शन देखा देता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास सेक्शन अवेलेबल है। इसके लिए आप लोग को मैं सेक्शन देखा देता हूं, आप लोग देख लो। ये हो गया आरके, ठीक है। आरके का इधर इस तरफ 65 mm रहता है। ओके, ये पैनल का बॉटम में लगने वाला है और आरके का विड्थ जो है वो 50 mm ये वाला है, ठीक है। आरके का ये जो विड्थ है, ये विड्थ चेंज होते रहता है, कभी 75 mm, कभी 100 mm, कभी 115 mm भी होता है, ठीक है। एक्चुअली बिल्डिंग का जो डिजाइन रहता है वो डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग होता है। और आरके हॉर्पल आपका वॉल पैनल का बॉटम में लगने वाला है, ठीक है। वॉल पैनल का बॉटम रेल का विड्थ रहता है 65 mm। इसके लिए ये आरके का विड्थ भी यहाँ पे बॉटम रेल के साथ लगने वाला है, इसके लिए तो 65 mm होता है, ठीक है। आरके का देख लो आप लोग, तो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे एक लाइन है, ये लाइन में होलिंग होता है। एक कंक्रीट फेस से इसका डिस्टेंस होता है 40 mm, नॉन कंक्रीट फेस से होता है 25 mm। ओके, तो आप लोग देख लो अच्छा से। आरके का कंक्रीट फेस जो रहता है, देखो आरके का कंक्रीट फेस, ओके, ये आरके का कंक्रीट फेस। आरके का डिजाइन देखो, आरके में ये जो सेक्शन है जो पैनल के साथ लगने वाला है, इसका थिकनेस होता है 4 mm और इसका भी 4 mm। लेकिन आपका आरके में देखिए इन पोर्शन में कार्ड है, ये होता है 1.5 mm बॉटम में, ठीक है। और ये वाला 1.5 mm से शुरू होता है, 1.2 mm तक आ जाता है, ठीक है। तो आरके का इस पोर्शन का जो थिकनेस रहता है 1.2 से 1.5 mm रहता है। ओके, आप लोग अच्छा से देख लो आरके का सेक्शन, ठीक है। ये आरके का कंक्रीट फेस है, यहाँ पे पैनल के साथ ज्वाइनिंग होता है और यहाँ पे नट बोल्ट लगता है, ठीक है। और आरके को वर्टिकल वॉल पैनल के साथ फिक्सिंग करने के लिए नट बोल्ट वाशर का जरूरत होता है, स्प्रिंग वाशर लगता है यहाँ पे, उसका भी सैंपल आप लोग देख लो। तो ये हो गया है बोल्ट आरके में जो हम लोग लगाते हैं 16 mm बाय 40 mm, ओके। और ये हो गया नाट, 16 mm का ही नाट यूज होता है। और ये हो गया स्प्रिंग वाशर, आप लोग देख लो, स्प्रिंग वाशर में बीच में काट रहता है, ओके, बराबर टाइट होने के लिए। तो हम लोग पैनल के साथ जब आरके को फिक्सिंग करते हैं तब नट बोल्ट वाशर लगा के फिक्सिंग करते हैं। ये मान लो आरके का सेक्शन है, पैनल के साथ आपको फिक्सिंग करना है, तो आप लोग कैसे फिक्सिंग करोगे? हाँ, आप लोग कैसे फिक्सिंग करोगे सुन लो। ये आपका पैनल के साथ कनेक्टिंग करोगे, यहाँ पे होलिंग रहेगा, तो
ऐसे करके फिक्सिंग करने का, ऐसा करके फिक्सिंग नहीं करने का। तो नट को ऐसा करके लगाने का, ऐसा करके लगाने का। ओके, ऐसा करके नहीं लगाने का। ऐसा करके क्यों नहीं लगाने का? ऐसा करके लगाएंगे तो कंक्रीट घुस जाता है और निकालने के लिए दिक्कत होता है। जब रिमूव करोगे ना नट बोल्ट को, तब दिक्कत होता है। इसके लिए आरके को फिक्सिंग किया जाता है ऐसा करके। ओके, और आरके को फिक्सिंग करने के लिए स्प्रिंग वॉशर का जरूरत है। स्प्रिंग वॉशर आप लोग को देखा दिया मैंने, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अभी समझ गए होंगे हम लोग माइबॉन्ड फॉर्मेट में आरके को क्यों यूज करते, ठीक है। आरके लगाने का प्रोसेस आप लोग को बता दिया, आरके का स्टैंडर्ड साइज बता दिया, आरके का जो होलिंग है होलिंग भी बता दिया, ठीक है। तो आरके को कैसे लगाया जाता है वो भी बता दिया, ठीक है। तो आरके का बारे में किसी का कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दोस्त उन्होंने क्वेश्चन किया है सर्वे पॉइंट मार्किंग कैसे करते हैं। ओके, हम लोग माइबॉन्ड फॉर्मेट सेटिंग करने के लिए सेटिंग फ्लोर में सर्वे पॉइंट मार्किंग करते हैं, जिसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में ग्रिड पॉइंट बोलते हैं। ओके, ग्रिड पॉइंट मार्किंग कैसे करते आप लोग कभी सुन लो इसका आंसर। ओके, तो हम लोग सर्वे पॉइंट को क्या बोलते हैं, ग्रिड पॉइंट बोलते हैं। और ग्रिड पॉइंट से जो लाइन मार्किंग किया जाता है उसको ग्रिड लाइन बोलते हैं। ओके, सर्वे पॉइंट कैसे देते हैं सर्वे पॉइंट आपका टोटल स्टेशन मशीन यूज करके सर्वे पॉइंट देते हैं, मतलब ग्रिड पॉइंट देते हैं सर्वेयर। ओके, सेटिंग फ्लोर में। और ग्रिड पॉइंट जो देते हैं स्लैब का जो हाईएस्ट आरएल रहता है, हाईएस्ट आरएल का अकॉर्डिंग ग्रिड पॉइंट देते हैं। हर रूम का कॉर्नर और आपका ओपनिंग पॉइंट, ओके, डोर विंडो का। तो हर रूम का कॉर्नर पॉइंट और ओपनिंग पॉइंट में दे देते हैं तो सर्वे पॉइंट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टील का काम करते हैं। स्टील का काम कंप्लीट होने के बाद जो काम रहता है माइबॉन्ड फॉर्मेट सेटिंग करना। तो माइबॉन्ड फॉर्मेट सेटिंग करने से पहले आपका सर्वे पॉइंट जो ग्रिड पॉइंट देते हैं, ग्रिड पॉइंट से 300 mm दूरी में ग्रिड लाइन मारना पड़ता है, ठीक है। वो ग्रिड लाइन के अकॉर्डिंग आपको माइबॉन्ड फॉर्मेट सेटिंग करना है। ओके, तो ग्रिड पॉइंट सर्वेयर कैसे दे रहा है, स्लैब का जो हाईएस्ट आरएल रहता है, हाईएस्ट आरएल के अकॉर्डिंग ग्रिड पॉइंट देते हैं सर्वेयर, ठीक है। हम लोग माइबॉन्ड फॉर्मेट टिपिकल फ्लोर के लिए सेटिंग करते हैं, ये तो आप लोग को पता है। तो माइबॉन्ड फॉर्मेट टिपिकल फ्लोर के लिए सेटिंग किया जाता है। तो अभी ये जो सर्वे पॉइंट मतलब जो हाईएस्ट आरएल के अकॉर्डिंग ग्रिड पॉइंट दे रहा है सर्वेयर, एक ग्रिड पॉइंट को हर फ्लोर में ट्रांसफर करना रहता है, ठीक है। तो ताकि इसमें क्या होता है, फ्लोर का जो आरएल रहता है वो समान रहता है, हर फ्लोर में अप डाउन नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए ग्राउंड फ्लोर जहाँ पे आप माइबॉन्ड फॉर्मेट सेटिंग कर रहे हो वही पॉइंट को शिफ्टिंग करना रहता है ऊपर तक। अगर 50 फ्लोर का बिल्डिंग होगा तो ग्राउंड फ्लोर का जो आरएल रहेगा स्लैब का वो 50 फ्लोर में भी सेम आरएल रहेगा। इसके लिए ये जो ग्रिड पॉइंट है, ग्रिड पॉइंट को ट्रांसफर करना रहता है, ये ट्रांसफर करते हैं सर्वेयर, ठीक है। तो ग्रिड पॉइंट देने के लिए सर्वेयर टोटल स्टेशन मशीन यूज कर रहा है, आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ। और एक ग्रिड पॉइंट को ट्रांसफर करने के लिए सर्वेयर एक आपका छेद रख देते स्लैब में, ठीक है। तो इसके लिए मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया हूँ, वो वीडियो का लिंक
मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए डिटेल्स में। अभी आप लोग को आइडिया दे रहा हूँ मैं। जस्ट सर्वे पॉइंट को नीचे से ऊपर तक ट्रांसफर करने के लिए तो एक छेद रख देते स्लैब में, बाद में वो छेद को क्लोज करना रहता है। ओके, तो नीचे से ऊपर तक एक छेद रहता है, एक होल रहता है, ठीक है, सर्वे पॉइंट को ट्रांसफर करने के लिए। और ये जो सर्वे ग्रिड पॉइंट देते, ग्रिड पॉइंट देने के लिए कंक्रीट फ्लोर में सर्वेयर यूज करते हैं परमानेंट मार्कर रेड कलर और ब्लैक कलर का, नहीं तो पेंट यूज करते रेड कलर और ब्लैक कलर का, ठीक है, पेंट यूज करते कंक्रीट फ्लोर में मार्किंग करने के लिए, ठीक है। और ये सर्वे पॉइंट देने के बाद ही तो आपका जो स्टील का काम रहता है, स्टील का काम शुरू कर सकते हैं और माइबन फॉर्मवर्क का काम शुरू कर सकते हैं। अगर बिना सर्वे पॉइंट का आप काम शुरू कर दिए हो तो बिल्डिंग का वर्टिकलिटी मेंटेन करने के लिए प्रॉब्लम होएगा, बिल्डिंग का डायमेंशन मेंटेन करने के लिए प्रॉब्लम होएगा, ठीक है। तो इसके लिए सर्वे पॉइंट दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो क्वेश्चन था सर्वे पॉइंट मार्किंग कैसे करते, आप अभी समझ गए होंगे। तो सर्वे पॉइंट मार्किंग करने के लिए टोटल स्टेशन इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, ठीक है। और इसका ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक नीचे दे दूंगा, वहां से देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी क्लैम और ऑयलर क्लैम क्या है, एक दोस्त ने सवाल किया है। तो देखो सी क्लैम और ऑयलर क्लैम दोनों सेम ही है। सी क्लैम इसके लिए बोलते हैं, क्लैम को देखने के लिए इंग्लिश लेटर सी की तरह, इसके लिए सी क्लैम बोलते हैं। और ऑयलर क्लैम इसके लिए बोलते हैं ताकि ऑयलर को क्लैंपिंग करते हैं एक क्लैम, ठीक है, इसके लिए ऑयलर क्लैम बोला जाता है। ये जो ऑयलर क्लैम है, ये ऑयलर क्लैम एमएस का होता है, माइल्ड स्टील का होता है, इसका थिकनेस होता है 5 mm। ऑयलर क्लैम होता है एडजस्टेबल, ठीक है। इसको जीसी ऑयलर क्लैम भी बोलते हैं। जीसी ऑयलर क्लैम बोले तो जर्मन क्लैम, ठीक है, इसको जर्मन क्लैम बोला जाता है। तो ऑयलर क्लैम का फंक्शन क्या रहता है आप लोग अभी सुन लो। ऑयलर क्लैम हॉरिजॉन्टली सपोर्ट दे रहा है फॉर्मवर्क को, कैसे, तो ऑयलर को सपोर्ट देके आपको ऑयलर क्लैम आपको हॉरिजॉन्टली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है फॉर्मवर्क को। 2 नंबर माइबन फॉर्मवर्क को अलाइनमेंट करने के लिए आपका ऑयलर क्लैम यूज होता है। जनरली माइबन फॉर्मवर्क को अलाइनमेंट करने के लिए ऑयलर क्लैम यूज होता है, ठीक है। और माइबन फॉर्मवर्क पैनल को हॉरिजॉन्टली सपोर्ट देने के लिए ऑयलर क्लैम यूज हो रहा है। हॉरिजॉन्टली सपोर्ट कैसे देते हैं ऑयलर क्लैम? ऑयलर क्लैम ऑयलर को सपोर्ट देते हैं, ठीक है, ऑयलर को पकड़ के रख के सपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो ऑयलर क्लैम एक माइबन फॉर्मवर्क का एक्सेसरी है, स्टैंडर्ड एक्सेसरी है, ओके। तो ऑयलर क्लैम का बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन आप लोग को मैं देता हूँ, आप लोग सुनिए। तो स्क्रीन पर आप लोग जो देख रहे हो वो ऑयलर क्लैम है, ठीक है, ऑयलर क्लैम का इमेज है। ऑयलर क्लैम को फिक्सिंग करने के लिए वेजेस का जरूरी है, ठीक है। ऑयलर क्लैम में पिन लगा हुआ रहता है, पिन का बीच में जो स्लॉट रहता है ना, वो 20 से 22 mm का स्लॉट होता है और इसमें वेजेस लगाते हैं। तो वेजेस लगा के ये ऑयलर क्लैम को फिक्सिंग किया जाता है, ओके। तो ऑयलर क्लैम को फिक्सिंग किया जाता है जहां जहां पे वॉल टाई है, वॉल टाई में आपको ऑयलर क्लैम को फिक्सिंग किया जाता है, ओके। तो ऑयलर क्लैम का जो हॉरिजॉन्टली लेंथ होता है वो 160 mm होता है और वर्टिकली जो लेंथ होता है 155 mm का होता है, वर्टिकली लेंथ। आप ऑयलर क्लैम में जो ऑयलर यूज होता है उसका क्रॉस सेक्शन रहता है 50 बाय 50 mm का स्क्वायर पाइप रहता है और 60 बाय 60 mm का भी स्क्वायर पाइप रहता है।
अगर आप 50 mm बाई 50 mm का स्क्वायर पाइप से कम डायमेंशन का पाइप यूज कर रहे हो, वहां पे आपको प्लाई का सपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लाई का सपोर्ट देके ऑयलर क्लैंप यूज करना पड़ेगा, तभी बराबर टाइट होगा। नहीं तो 50 बाई 50 mm का स्टैंडर्ड है, ये बराबर टाइट हो जाएगा। ऑयलर क्लैंप जो है एडजस्टेबल है। ठीक है, इसमें एक पोर्शन रहता है, एडजस्टेबल पार्ट रहता है, तो एडजस्टेबल पार्ट को हाथुड़ी से मारते हैं तो वो बराबर टाइट हो जाता है, नीचे उतार जाता है, नीचे उतार के बराबर टाइट हो जाता है। ठीक है, ऑयलर क्लैंप इस तरह से फॉर्मवर्क को हॉरिजॉन्टली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइबॉन्ड फॉर्मवर्क साइट में काम करने के लिए क्या क्या सेफ्टी का जरूरत है, एक दोस्त ने सवाल किया है, तो उसका आंसर सुन लो। देखो, आप अगर माइबॉन्ड फॉर्मवर्क साइट पे काम कर रहे हो, पहले तो आपको सेफ्टी शू यूज करना पड़ेगा। ठीक है, 1 नंबर सेफ्टी शू, 2 नंबर सेफ्टी हेलमेट, 3 नंबर सेफ्टी बेल्ट। ये तीनों चीज आवश्यक है। कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर आप काम कर रहे हो तो सेफ्टी शू पहनने का आवश्यक है, नहीं तो आपका पैर डैमेज हो सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का मटेरियल इधर उधर बिखरा हुआ रहता है, साइड पे कब कहाँ पे लग जाएगा वो किसी को पता नहीं रहता है। ठीक है, इसके लिए सेफ्टी शू मस्ट, कब कौन सा पैनल गिर जाएगा तो किसी को कुछ पता नहीं रहता है, इसके लिए सेफ्टी शू आवश्यक। सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट भी आवश्यक, कब कौन सा टाइप का एक्सीडेंट हो जाएगा तो इसके लिए तो सेफ्टी हेलमेट भी जरूरी है। उसके बाद सेफ्टी बेल्ट, अगर आप माइबॉन्ड फॉर्मवर्क साइट पे आउटर में काम कर रहे हो तो सेफ्टी बेल्ट पहनना ही पहनना है। ठीक है, तो बिना सेफ्टी बेल्ट का माइबॉन्ड फॉर्मवर्क साइट पे आउटर नहीं जाने का। ओके, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस है, तो मैं चेन्नई में काम कर रहा था, उसी टाइम 14 फ्लोर से एक आदमी गिर के मर गया। ठीक है, इसके लिए सेफ्टी बेल्ट आवश्यक है, तो बिना सेफ्टी बेल्ट का माइबॉन्ड फॉर्मवर्क साइट पे काम नहीं करने का आउटर साइड पे। ओके, उसके बाद सेफ्टी हुक लगाना जरूरी है, क्योंकि आउटर जो सेफ्टी ब्रैकेट रहता है वहाँ पे सेफ्टी हुक लगाने का जरूरी है, सेफ्टी जाली, सेफ्टी प्लाई, और कॉर्नर में बिल्डिंग का जो कॉर्नर रहता है, कॉर्नर में एक्सेस करने के लिए तो कॉर्नर ब्रैकेट लगाओ, नहीं तो कॉर्नर ब्रेसिंग लगाओ। तो सेफ्टी के बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट सवाल है ओडी क्या होता है, पीवीसी रोल का। हम लोग माइबॉन्ड फॉर्मवर्क साइट पे जो पीवीसी रोल यूज करते उसका ओडी रहता है आपका 50 mm। ठीक है, और थिकनेस रहता है आपका 1 mm, और पीवीसी का होता है। हम लोग माइबॉन्ड फॉर्मवर्क साइट पे स्लिप कवर यूज करते, स्लिप कवर प्रिपेयर करते पीवीसी रोल और पीवीसी सीट द्वारा। पीवीसी सीट का थिकनेस रहता है 2 mm से 2.5 mm, और इसका जो साइज रहता है ये वर्ल्ड के अकॉर्डिंग साइज रहता है, और इसका जो मार्केट में साइज मिलता है 4 फीट बाई 6 फीट का साइज मिलता है पीवीसी सीट का। ओके, और पीवीसी रोल, पीवीसी रोल हम लोग जो माइबॉन्ड फॉर्मवर्क साइट पे यूज करते हैं स्लिप कवर प्रिपेयर करने के लिए, तो इसका मार्केट में 135 रनिंग मीटर का रोल मिलता है, 1 mm थिकनेस रहता है। ठीक है, इसको वॉल का जो साइज रहता है वॉल का साइज के अकॉर्डिंग काटना रहता है, और थोड़ा ज़्यादा करके काटना पड़ता है 5 mm 10 mm, क्योंकि स्लिप कवर जो रहता है ना वो कास्टिंग होने के बाद निकालने का रहता है हम लोग। ओके, तो पीवीसी रोल का थिकनेस रहता है 1 mm। ओके, 135 रनिंग मीटर का रोल रहता है। ओके, और वॉल विथ के अकॉर्डिंग काटना पड़ता है, 5 से 10 mm ज़्यादा करके काटना पड़ता है ताकि इजीली हम लोग निकाल सकते हैं इसको। ओके,
तो ओडी का मतलब है आउटर डायमीटर, पीवीसी रोल का जो ओडी रहता है 50 mm रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ अभी आपको आंसर मिल गए होंगे, ठीक है। तो पीवीसी रोल का ओडी कितना रहता है, ठीक है। तो आज का माइबॉन फॉर्मर एकांतिक चर्चा यही पे खत्म कर रहा हूं मैं, और इसमें किसी का कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।